तो टॉपिक एक बार फिर लिख लें। धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण या आंदोलन इन 19th सेंचुरी। तो ड्राफ्टिंग करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक की। हम पहले पुनर्जागरण का मीनिंग समझेंगे, ठीक है। फिर कैसे हुआ, क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो देखना है, क्यों हुआ, कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये भी हमें चर्चा करनी होगी, और भारतीय समाज पर क्या परिणाम प्रभाव दिखाई देते हैं उन पर भी चर्चा करनी है, ठीक है। तो अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, शुरुआत अगर हम शाब्दिक अर्थ से करें तो दो शब्दों से मिलके बना। पहला पुनर् प्लस जागरण, है ना। तो पुनर् माने फिर से, री, जागरण मतलब जागना। तो यहाँ जागना शब्द सांकेतिक है, सिंबॉलिक है। ये सोने जागने वाला जागना नहीं है, बल्कि आईक्यू वाला जागना है। जब किसी का आईक्यू बढ़ जाता है या आईक्यू डेवलप हो जाता है, चाहे वो किसी सोसाइटी का हो चाहे वो किसी इंडिविजुअल का हो, तो जब कोई आदमी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में, डायमेंशंस में, पर्सपेक्टिव में देखने लगता है, तो उसे कहते हैं अब इसे जागा है ना। तो फिर तो पुनर्शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? भारतीय पहली बार नहीं जागे थे, भारतीय पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन कॉलोनियल रूल, इस्लामिक रूल के चलते भारतीय क्या हो गए थे, उस चीज को भूल गए थे। तो इसलिए पुनर्जागरण है, ठीक है। ये तो हुआ लिटरल या शाब्दिक मीनिंग। अब इसका व्यवहारिक या अप्लाइड मीनिंग देखते हैं। तो इसी से प्रभावित है वो, जब कोई भी समाज धार्मिक अंधविश्वासों, कुरीतियों से जकड़ा हुआ हो, ठीक है, बुराइयां ही बुराइयां हों, बारबरिज्म हो, बर्बरता हो, सुपरस्टिशियस चीजें हों, ठीक है। जब प्रीस्ट क्लास समाज में अपना सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनाते, यानी पूरे समाज का संचालन, ऑपरेशन कौन करे? प्रीस्ट। और जनता क्या हो जाए, उनके इन्फ्लुएंस में रिचुअल्स करने लगे, बहुत सारे रिचुअल्स जिनका कोई वैल्यू ना, निरर्थक, मतलब जिनका कोई लॉजिक नहीं हो, और किसी समाज में केवल और केवल धर्म का प्रभाव आ जाए, तो उसे हम कहते हैं सामाजिक बुराई, ठीक है, सामाजिक समस्या, ठीक है यहाँ तक। तो जब कोई समाज इस तरह से हो और उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाए, बिकॉज ऑफ लॉजिक, बिकॉज ऑफ न्यू कॉन्शियंस, ठीक है। तो पुनर्जागरण उसी समाज में आ सकता है जहां पहले ये सब क्वालिटीज हों, बैड क्वालिटीज, और फिर वहां इन क्वालिटीज में बदलाव आए। और बदलाव किस तरह का आए, या किस वजह से आएगा? इस वजह से आएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये पुनर्जागरण है। वैसे पुनर्जागरण शब्द इटली में, यूरोप में पैदा हुआ था, है ना। ये शब्द हमारा नहीं है, ये हमने ब्रिटेन, इंग्लैंड, इटली से, यूरोप से लिया था। इटली में भी ऐसा ही कुछ हुआ जब यूरोप डार्क एज में था। यूरोप में जब डार्क एज चल रहा था, तो डार्क एज का मतलब धर्म का प्रभाव था, टोटल इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, चर्च सबसे डोमिनेट कंडीशन में है। तो वहां जब ये बदला, तो उसे पुनर्जागरण कहा गया। तो ये स्थिति भारत में भी पैदा हुई, ऐसा माना जाता है। तो हम देखेंगे कितनी पैदा हुई, उसी से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। सब पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या भारत का पुनर्जागरण यूरोप के पुनर्जागरण जैसा था? है ना? लेकिन उससे पहले समझ लो कि पुनर्जागरण होता क्या है, तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पुरानी मान्यताओं, विश्वासों पर
अटैक किया जाता है इस पे, और हम धीमे धीमे विभिन्न कुरीतियों को यानी सोशल डिसीज को छोड़ने लगते हैं। ठीक है यहाँ तक? ऐसी स्थिति में जब परिवर्तन आ जाए तो हम उसे नव जागरण कहेंगे, पुनर्जागरण कहेंगे। नव इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा था। एंशियंट इंडिया में भारत ऐसा ही था, ऐसे ही रहते थे लॉजिक के साथ, लेकिन धीमे धीमे हमने भुला दिया। ठीक है, तो जब परिवर्तन शुरू होने लगते हैं ड्यू टू द मेनी रीजंस बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मानवतावाद, ठीक है, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? चेंजेस में। और चेंजेस अगर कलेक्टिवली हो रहे हो तो क्या बोलेंगे उसे? आंदोलन, मूवमेंट। और ये चेंजेस कहाँ है? सोशल रिलीजियस स्फेयर में, क्षेत्र में। इस वजह से इसको हमने क्या कह दिया? सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो पुनर्जागरण का अगर व्यवहारिक स्वरूप देखें तो क्या दिखाई देगा? मूवमेंट। किसी भी चीज को मूवमेंट कब बोलते हैं? जब उसमें मास अपील हो, यानी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, प्लस उसमें आइडियोलॉजी हो, विचारधारा होनी चाहिए। तो अगर बिना किसी विचारधारा के परिवर्तन होगा तो आंदोलन नहीं हो सकता। ठीक है, प्लस आंदोलन किस चीज के लिए होता है? या तो परिवर्तन को रोकने के लिए या परिवर्तन को लाने के लिए। ये ध्यान रखना है आप। ठीक है, तो किसी भी चेंजेस में आंदोलन में तीन चीजें होनी चाहिए। पहला, चेंजेस, परिवर्तन। दूसरा, कलेक्टिविज्म, बहुत सारे लोग शामिल हों। तीसरा, एक आइडियोलॉजी हो। चेंजेस का मतलब या तो चेंजेस लाने हो या चेंजेस को रोकना हो, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, और जब सोशल और रिलीजियस फील्ड में होंगे तो इनको हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कह देते हैं। मीनिंग डिटेल में समझाया मैंने आपको, लेकिन आप उतना आंसर में इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हमेशा की तरह समझने के लिए जरूरी था। चलिए, अब इस पुनर्जागरण का स्वरूप पूछा गया है, क्योंकि अगर स्वरूप नहीं बता पाओगे तो तुलना भी नहीं कर पाओगे, है ना? फॉर्म ऑफ रेनेसा ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। तो सबसे पहले स्वरूप देखें कि इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, तर्क बुद्धि, तर्कवाद, कॉमा, रैशनलिज्म। तो लॉजिक और रैशनल दोनों। थर्ड, लिबरलिज्म। फोर्थ, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मानवतावाद। ये चारों विचार एक दूसरे के साथ चलते हैं। जब एक आएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी भी आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई चीज, चार टर्म है, अगर नहीं समझ में आई है तो आप पूछ लेंगे इसे, है ना? तर्कवाद क्या होता है अगर नहीं पता है तो पूछो। बुद्धिवाद, उदारवाद। क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक क्लियर है फिर। ठीक है, तर्कवाद का मतलब किसी भी चीज को केवल सुनकर नहीं मानेंगे, जब तक देख नहीं लेंगे तब तक नहीं मानेंगे। बुद्धि का मतलब हम देखने के साथ साथ समझेंगे भी उसे। उदारवाद का मतलब चीजों को रिजिड नहीं रखेंगे, अगर वो चेंजेस चाहती है तो चेंजेस कर देंगे। और मानवतावाद का मतलब, ह्यूमैनिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी चीज सही या गलत कैसे पता लगेगी? जब वो मानव के हित में होगी। अगर कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना लग रही हो, अगर ह्यूमन इंटरेस्ट में नहीं है, ह्यूमन फेवर में नहीं है, तो हम उसे अच्छी नहीं मान सकते, उसे यूजफुल नहीं मान सकते। तो हर अच्छी और बुरी चीज की कसौटी, पैरामीटर क्या होना चाहिए? इंसान होना चाहिए, ह्यूमन होने चाहिए, तो हम उसे अच्छा मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। इसका मीनिंग भारतीयों के लिए क्या है आपको समझना है तो भारतीय सोचने लगे हैं कि जो भी वो फॉलो कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, उसे एक बार तो लॉजिक के साथ देखा जाना चाहिए। तो आप लोग भी जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं और हम देखते हैं कि
लॉजिकल होने के बावजूद हम हर चीज़ पर लॉजिक नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। उसके फायदे भी होते हैं, है ना। तो कई लोगों को देखा होगा आपने कि कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कि न्यूज़ सुन के आते हैं ना कुछ लोग, इंडिया टीवी की और की आज तक की, तो आपको बोलेंगे बस अब हमारे पास राफेल आ गया है, 5 राफेल क्या करेंगे, चाइना को उठा के पटक देंगे। क्या ये संभव है कि केवल 5 राफेल से आप चाइना से युद्ध जीत सकें? क्या ये पॉसिबल है कि केवल 5 राफेल नहीं सर। से आप जीत जाओगे? नहीं जीत सकते, जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, उसी को हाइप करते रहेंगे, है ना। तो ऐसे लोग लॉजिक का यूज नहीं कर रहे। तो जीवन में इस तरह से कम जो चीज पूरे समूह के लिए जरूरी है, आप अपने लिए कोई हो सकता है चीज यूज कर रहे हो और वहां पर लॉजिक मत लगाओ तो समझ में आता है ना। जैसे कपड़े हैं, फटी जीन्स पहन लेते हैं कुछ लोग पैरों से, तो चल जाएगा क्योंकि वहां उतना लॉजिक की जरूरत नहीं है। वहां तो फैशन है, अच्छा मतलब थोड़ा सा अजूबा सा बनना है तो अजूबा बन जाते हैं, अच्छा लगने लगता है और लग रहा है कि हम अच्छे लग रहे हैं, तो वहां लॉजिक की जरूरत नहीं, ज्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि वो केवल आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप पूरे समूह के लिए कोई चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर जरूरी है कि हम उसे लॉजिक के साथ फॉलो करें। ठीक है, चलिए। तो जब आदमी लॉजिक होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ईश्वर को छोड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, साइंटिस्ट आदमी भी ईश्वर को मान सकता है। ईश्वर का मतलब यहाँ सुपर नेचुरल पावर से है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ हम सुपरनेचुरल पावर के साथ साथ से ज्यादा हम क्या मानते हैं, सेकुलर पर्सपेक्टिव को यूज करते हैं। तो इसको कहते हैं सेकुलर पर्सपेक्टिव, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, है ना। अर्थात हर चीज को धर्म के नजरिए से नहीं देखेंगे, हर चीज को धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया है ना गाड़ियों का, कि हम गाड़ी को लाते हैं तो मंदिर ले जाते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसको ले जाने की, क्योंकि वो वाकई ही वहां जाके उसको कुछ ना तो नुकसान होगा ना फायदा होगा। क्योंकि गाड़ी का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल साइंटिफिक है, अगर जिसको आता है ठीक है, नहीं आता तो उसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। लेकिन अगर आप जो पढ़ते हैं किताबें, उसको अगर विद्या देवी सरस्वती का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, तो वहाँ कोई समस्या नहीं होगी, वहाँ ऐसा कर सकते हो। क्योंकि माना जाता है कि जब तक आप अपनी बुक्स को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक वो आप उनसे सीख नहीं सकते। तो वहाँ आप चाहें तो उस बुक के साथ अपना पर्सपेक्टिव कैसा कर सकते हैं, रिलीजियस बना सकते हैं। खैर, तो जो लोग रेनेसा को फॉलो करते हैं वो सेकुलर होने लगते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि परलोक के साथ साथ यही लोग यानी धर्म, इस जगत में भी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और अगर आपने फॉलो करके पाया कि पूरी ही परंपरा, जैसे सती प्रथा या उसका कोई पार्ट, जैसे बलि, सेक्रीफाइसेस, अगर गलत हैं तो उन्हें रोका जाना चाहिए। ठीक है। तो जो आदमी सेकुलर रहनेसा को फॉलो करता है, वो अपने जीवन में हर चीज को इवेल्युएट करता है, परंपराओं को। तो जरूरत पड़ने पर पूरी परंपरा को खारिज कर देता है या उससे किसी एक पार्ट को खारिज कर सकता है। दोनों का एग्जाम्पल मैंने दिया। बैड ट्रेडिशन मतलब सती सिस्टम, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है तो रोकना पड़ेगा। वर्शिप में सेक्रीफाइसेस गलत हैं तो एक पार्ट को खत्म कर सकते हैं, पूरी वर्शिप को खत्म करने की जरूरत नहीं है। तो उनका क्या करें, आप साइंटिफिक सॉल्यूशन निकालें, ये आपको सोचना पड़ेगा उससे। ठीक है। तो कहने का मतलब, जब इस तरह की आइडियोलॉजी उस समाज में आ रही है, तो इसका मतलब वो समाज रेनेसा को फॉलो कर रहा है, जाग रहा है वो समाज। ऐसा करने के लिए इन भारतीय जो रिफॉर्मर हैं, उन्होंने एंशियंट फिलोसफी का भी यूज किया। मतलब दयानंद जैसे लोगों ने
बैक टू वेदास की बात कही, विवेकानंद ने एंशियंट को अच्छा माना। ठीक है। और जब ये चेक किया कि आज की परंपराएं क्या हमारी मूल परंपराएं हैं, तो पाया कि जाति सिस्टम हमारी बेसिक ट्रेडिशन नहीं है, तो हम उसे फॉलो नहीं करेंगे। किसने बोला? दयानंद ने। मूर्ति पूजा, उन्होंने कहा कि एंशियंट फेज में मूर्ति पूजा नहीं होती, तो इसलिए मूर्ति पूजा भी क्या नहीं है, हमारी बेसिक ट्रेडिशन नहीं है। तो उनके समय में जो चीजें चल रही थी उनको इवेल्युएट उन्होंने किस बेस पे किया, कंपैरेटिव कैसे बनाया, अपने एंशियंट नॉलेज से, और जो उसमें फिट नहीं आया वो उसे उन्होंने हटाने की बात कही। ठीक है। ये सब कौन कर रहा था? खासकर वेस्ट के लोग। वेस्ट का मतलब पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र में और पंजाब के रीजन में, लाहौर वाले क्षेत्र में, है ना। लेकिन अगर तुलना करें पूर्वी पश्चिम पूर्वी यानी बंगाल के लोगों की, तो पाएंगे कि उन्होंने क्या कहा कि रेनेसां के लिए पुरानी चीजों को फॉलो करना जरूरी नहीं है, बल्कि क्या करें, जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं उसी को लागू करने की जरूरत है। समझो बात, वर्तमान की परंपराओं का मूल्यांकन जरूरी है, यही रेनेसां है, मैंने बताया। अब जो करंट चल रहा है वो अच्छा है या नहीं, इसके दो तरीके हो सकते हैं चेक करने के। एक, क्या पहले भी आप करते थे, इस बेसिस पे चेक कर लीजिए, या करंट में जो मॉडर्निटी का आइडिया है वो इसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, इस आधार पर चेक कर लीजिए। तो दयानंद जैसे लोगों ने इस बेसिस पे चेक किया, राम मोहन राय जैसे लोगों ने इस बेसिस पर चेक किया कि जो भी हम फॉलो कर रहे हैं वो सही है गलत है। कैसे पता लगेगा? एंशियंट की बेसिस पे पता लगेगा या मॉडर्न की बेसिस पे पता लगेगा? आगे बात समझ में। और दोनों ही ये पाएंगे कि कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं और उनको बदलने की जरूरत है। ठीक है। ये इसका फॉर्म है। चलो आगे इसका इवेलुएट करते हैं। जैसा मैंने कहा, इसमें तुलना करना जरूर कि जो पश्चिम भारत है वहाँ के लोग कौन सी चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो पता लगता है कि पश्चिम के लोग आधुनिकता के साथ साथ पुरानी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, जबकि पूर्व के लोग यानी बंगाल के लोग पुरानी परंपराओं को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे, केवल मॉडर्निटी को फॉलो करने की बात करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ। चलो अगला फॉर्म, ऐसा तो है नहीं कि केवल सुधार हिंदुओं में आए हों, मुसलमानों में भी है, तो वो भी दिखाएंगे, वहां भी स्थिति यही है। तो अगला पैराग्राफ उसी चीज पर है कि अगर रेनेसां की बात इस्लामिक सोसाइटी में करते हैं तो वहां भी ये ट्रेंड दिखता है कि कुछ लोग जैसे सैयद अहमद खां केवल मॉडर्निटी के बेसिस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि बहावी आंदोलन या अ, देवबंद आंदोलन ये क्या चाहते हैं कि इस्लाम वही अच्छा है जो सबसे पहले अरब में डेवलप हुआ था। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि दोनों सुधार चाहते हैं और यही रेनेसां है। ठीक है ना। क्योंकि हमने शुरुआत में देखा था कि जो परिवर्तन चाहता है वही रेनेसां को फॉलो करता है। अब परिवर्तन के बाद क्या लाओगे उसमें डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि कोई बदलाव हो, हम इसी को फंडामेंटलिज्म कहते हैं। तो हिंदुओं में हमारे दयानंद जैसे लोग और इस्लाम में वहाबी मूवमेंट या देवबंद मूवमेंट जैसे लोगों ने फंडामेंटलिज्म को फॉलो किया। इस समय उन्हें लगा कि फंडामेंटलिज्म ही रेनेसां है। ठीक है। गलत नहीं था, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस आगे चल के आप देखेंगे ठीक नहीं रहेंगे। खैर, तो एक चीज और लिखेंगे, हमने जो भी अपनाया उस समय, तो आरोप लगता है कि वो हमें कौन दे रहा है, ये हमने कहाँ से सीखा। तो इसके दो सोर्सेस हैं। एक, अंग्रेजों के संपर्क में आकर सीखा, और दूसरा, उस संपर्क से जो बदलाव हो रहे थे उसको चैलेंज माना, उससे सीखा। कैसे? ध्यान से सुनना। ये तो तय है कि
ये सब जो लोग अपने आप को राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो लोग अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उन पर किसका इम्पैक्ट है? वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट है ना? एक तो वो लोग मॉडर्नाइज, वो लोग रेनेसां को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि उन्होंने वो सब नहीं अपनाया जो ब्रिटिश कर रहे थे। उसमें से अच्छी चीज़ें विकसित हुई, उनको अडॉप्ट किया। ध्यान से सुनना इस सेंटेंस को फिर से। राममोहन राय ने पश्चिम की हर चीज़ को अच्छा नहीं माना। अगर ऐसा होता तो उसे हम क्या कहते? वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण। जबकि हम शब्द कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो हमने मॉडर्न होने की बात कही, वेस्टर्नाइज होने की बात नहीं की उन्होंने। उसका कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये है कि खुद ब्रिटिश लोग इंडिया में जो भी मॉडर्नाइजेशन ला रहे थे वो यूरोप की तरह नहीं था। उन्होंने भी इसे बहुत कंट्रोल तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। तो उस प्रश्न का निष्कर्ष ये निकलता है कि यूरोप का पुनर्जागरण, भारत का पुनर्जागरण क्या यूरोप की जैसा था? तो हम लास्ट में लिखेंगे बिल्कुल नहीं था, कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। क्यों मिसिंग थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स वो सारी चीज़ें इंडिया में लेकर भी नहीं आए थे, ठीक है। तो अगला फॉर्म ये है, ये ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगली विशेषता है या फॉर्म है कि ये आंदोलन रीजनल बेसिस पर डेवलप हुए, जैसे मैंने अभी बताया, और खासकर नगरों में हुए। यानी ग्रामीण इलाका इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। यानी जो परिवर्तन की प्रकृति थी वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिली, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं आए। यानी सती प्रथा पर प्रतिबंध तो लगा शहरी क्षेत्रों में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं थे, ठीक है। या एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि सती सिस्टम पूरे भारत में लागू नहीं था। पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, वो भी कलकत्ता में, और बाद में मद्रास और बॉम्बे में गया। पूरे भारत में लागू नहीं था। इसका मतलब जो रेनेसां आया वो पूरे भारत में एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, जैसे अगर हम ईस्ट में देखें बंगाल में, तो केवल कलकत्ता में परिवर्तन देख रहे हैं, कलकत्ता शहर में, पूरे बंगाल में नहीं देख रहे हैं, है ना? लेकिन ये डिफरेंसेस मुंबई जैसे क्षेत्र में नहीं था। मुंबई में परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचे। ये चेंजेस दिखाने हैं। क्यों दिखाने हैं, क्यों ऐसा हुआ? तो उसका रीजन प्री के हिसाब से पूछा जा सकता है और आपको उसकी हवा भी नहीं लगेगी कि पूछा क्या जा रहा है। बात को समझना। कलकत्ता के चेंजेस मैंने पहले ही बताया कि परंपराओं से लड़ रहे हैं वो लोग, सती प्रथा से डायरेक्ट लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण आदमी सपोर्ट नहीं करेगा, सीधा विरोध कर देंगे। बम्बई के लोग, तिलक जैसे लोग या राणा डे जैसे लोग, है ना, पंडित रामाबाई जैसे लोग परिवर्तन तो करेंगे लेकिन परंपराओं से लड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मुंबई जिस समय, उसमें महाराष्ट्र भी शामिल था, गुजरात भी शामिल था उस समय मुंबई में। तो वहाँ के लोग पहले से ही क्या कर चुके थे, मिडिल इंडिया में रेनेसां को देख चुके थे, वहाँ के संतों के माध्यम से। संत तुकाराम, है ना, संत ज्ञानदेव, संत नामदेव, शिवाजी के गुरु खुद इस सुधार आंदोलन के हिस्सा थे। तो कहने का मतलब ये है कि मुंबई प्रेसिडेंसी में इस रेनेसां से पहले मध्यकाल में भी क्या आया था, मूवमेंट चले थे। तो वहाँ की जनता में इसका प्रभाव दिख रहा था। इसलिए जिस तरह से राजा राम मोहन राय का विरोध हुआ, वो विरोध जनता ने यहाँ नहीं किया। ये चेंजेस, ये डिफरेंस है। क्लियर है? दूसरी चीज, मुंबई के लोगों ने रेनेसां के नाम पर धर्म में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की, धर्म की आलोचना नहीं की। जबकि बंगाल के लोगों ने धर्म को बहुत पीछे छोड़ दिया परिवर्तन के लिए। तो ये क्वेश्चन और तैयार हो गया कि भारत में जो रेनेसां आया, क्या वो एक जैसे नेचर का था? नहीं, ये नेचर आप डिफरेंसेस देख रहे हैं साफ साफ।
ये चर्चा हमने पिछली क्लासेस में नहीं की थी, है ना। ये बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च हैं या लेटेस्ट स्टडी है जो मैंने अभी की हैं लॉकडाउन के दौरान। तो वहाँ ये डिफरेंसेस समझ में आए हैं, पढ़ने को मिले हैं कि पूरे भारत का रहने सा एरिया वाइज नेचर अलग अलग है। वही हमारा पॉइंट था, दिखाना है आपको ये सब। ठीक है, ये बात थोड़ा समझ में कम आई होगी खासकर नए लोगों को, तो अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना एक बार फिर से, है ना। निहारिका को या ज्योति को प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं सब। हाँ, लेकिन अगर आपने घर पे स्टडी की है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था उसको और आगे बढ़ा सकते हैं कि पूर्वी भारत में यानी बंगाल वाले एरिया में जो रेनेसा है या सुधार हैं, उनका मेन एरिया क्या है, कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। तो वो महिलाओं के क्षेत्र में यानी सती सिस्टम में दिख रहे हैं, बाल विवाह में दिख रहे हैं, है ना, केशव चंद्र सेन जैसे लोग शामिल हैं, और विधवा विवाह में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो विधवा का मतलब यहाँ स्त्रियों से संबंधित समस्याएं दो हो गई, एक सती सिस्टम और दूसरा विधवा विवाह। अगर केवल महिलाओं की बात कर रहे हैं तो स्त्री शिक्षा पर भी काम किया है इन लोगों ने। लेकिन पश्चिम यानी महाराष्ट्र में क्या फर्क है, पश्चिम में भी ये सब हुआ लेकिन वहाँ बाल विवाह की समस्या पर ज़्यादा बात नहीं हुई। वहाँ महिला सुधारों में क्या क्या फोकस किया गया, एजुकेशन को फोकस किया गया। ये डिफरेंस समझ में आनी चाहिए। ठीक है, प्लस जिस तरह से लोअर कास्ट मूवमेंट, अंबेडकर जैसे लोग यहाँ पैदा हुए, है ना, ज्योतिबा फुले जैसे लोग यहाँ पैदा हुए, वो यहाँ नहीं था, बंगाल में नहीं था। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो हम देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है और जो बंगाल है, वहाँ सुधारों की नेचर फॉर्म एक जैसे नहीं है, डिफरेंस तो हैं, आपको पकड़ने हैं वो। ठीक है, तो ये उस समय के जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस पर थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं, फीचर्स हैं, वो आपने देखे हैं। इंपॉर्टेंस देखते हैं, इन सबसे फायदा या नुकसान क्या हुआ देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला फायदा सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि जब लोग लॉजिकल हुए तो उनके पास कई सारे आइडियाज डेवलप हुए। कौन कौन से, समानता और स्वतंत्रता, ये दो बड़े आइडियाज थे। और यही आइडियाज बाद में चलकर भारत की आज़ादी के लिए क्या होंगे, लोगों को तैयार रखेंगे। गांधी जब अपील करेंगे तब लोग गांधी की बात को समझेंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, है ना। तो इन आंदोलनों ने राष्ट्रवादी भूमिका निभाई, नेशनलिस्ट फीचर्स डेवलप किए। ठीक है, क्योंकि लोगों की सोच कैसी हो रही थी, लॉजिकल हो रही थी, वो तर्क से विज्ञान से सोच रहे थे। ठीक है, ठीक है, इन थिंकर्स को ये सब करने में किसकी जरूरत पड़ी थी, प्रेस, एजुकेशन की। तो इन दोनों की डेवलपमेंट ने, या इन दोनों का जो डेवलपमेंट यहाँ हुआ इन दोनों चीज़ों का, उसका लाभ हमें आज़ादी तक मिलता रहा। ठीक है, यानी जो स्ट्रक्चर खड़ा किया इस पुनर्जागरण के लिए प्रेस और शिक्षा के रूप में, उसने आगे चलकर भी नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया। और जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, दादा भाई नौरोजी ने जब ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया तो बहुत टेक्निकल चीज़ थी उस समय के हिसाब से, आज भी तो है। तो उस समय के लोगों को कैसे समझा पाए होंगे अगर उनकी सोच मॉडर्न नहीं होती या लॉजिकल नहीं होती। तो बात समझ रहे हो ना। लेजिस्लेटिव में भारतीयों का, विधायिका में भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, ये बात आम भारतीय कैसे समझेगा। सिविल सेवाओं में, सेना में भारतीयों की भूमिका बढ़नी चाहिए, ये बात आम आदमी कैसे समझेगा। तो समझने की कोशिश करो कि इन सबसे आम भारतीय अंग्रेजों का जो शोषण का तरीका है उसको समझने लगे। ठीक है,
तो इस रेनेसां ने लोगों की सोच बदली, देखने का नजरिया बदला, और उससे हमें गांधी के समय नेशनल मूवमेंट को एकजुट करने में, पोलराइज करने में मदद मिलेगी। देखें आगे। अब जब ये सब चीजें हुई तो हमें अपने अतीत के बारे में पता लगा, इतिहास हमें पता लगा। उस इतिहास में बहुत ज्यादा ग्लोरी थी, आत्मसम्मान था, आत्मविश्वास था। एक हमने देखा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो एक हीरो की तरह लड़े, अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाणक्य हो। तो हमें लगा कि नहीं यार, हम इतने भी बैकवर्ड नहीं हैं। तो इस मूवमेंट ने कम से कम लोगों में क्या पैदा किया? आत्मसम्मान पैदा किया, आत्मविश्वास पैदा किया। और इसलिए आप देखेंगे कि तिलक ने स्वराज मांग लिया। आपको लग रहा है इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी होता तो मैं भी स्वराज मांग लेता। आपको पता तो लगे कि स्वराज होता है क्या है, स्वराज किससे मांगा जाता है, कैसे मांगा जाता है, और अगर स्वराज मिल जाएगा तो देश का शासन कैसे चलाओगे, आइडिया होना चाहिए। तो ये सब तभी होगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। बात समझ रहे हैं आप? और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप चीजों को सही तरीके से देखने की समझ पैदा करोगे। भाई आप में से हो सकता है कई लोग 2020 में यूपीएससी देने की स्थिति में नहीं होंगे, मे बी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है? आत्मविश्वास की कमी है। ऐसा हो सकता है। तो आत्मविश्वास की कमी क्यों है? क्योंकि जो चीजें हमें पढ़नी थी, समझनी थी, ऐसा लग रहा है कि अभी तक हम उन्हें तैयार नहीं कर पाए। यानी जो जरूरी नजरिया था वो हम पैदा नहीं कर पाए। हो सकता है प्री निकाल लें, मेंस हमारा ना निकले क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। ठीक है। तो जब हमारा व्यू, हमारा नजरिया, दृष्टिकोण जब डेवलप होता है तो निश्चित रूप से हमें उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। तो भारत के लोगों को अपना गोल्डन हिस्ट्री पता लगी। उस हिस्ट्री से उनको आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ा, और भारत के लोगों ने स्वराज, और गांधी ने बाद में आजादी की मांग कर डाली। ठीक है। और क्या हुआ? जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव और स्थिति संबंधी मुद्दों पर जनता ने लॉजिकल सोच डेवलप की। इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और महिलाओं के संबंध में एक न्यू विजन डेवलप किया, साइंटिफिक विजन डेवलप किया। और ये विजन आज़ादी में लोगों को ये समझा पाया कि अगर आज़ादी चाहिए तो हमें निम्न जाति के लोगों का सपोर्ट चाहिए, हमें हिंदू और मुसलमान दोनों का सपोर्ट चाहिए, हमें महिलाओं की भागीदारी करनी होगी। और आप ध्यान से देखो, जब गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश करेंगे तो उनके लिए 3 मुद्दे सबसे जरूरी होंगे, और उन तीनों को फॉलो करेंगे और लोग उनका सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है। तो गांधी के किसी भी प्रोग्राम में आप तीनों को जरूर देखेंगे। तो सोचो कि अचानक से लोग इतने लॉजिकल कैसे हो गए? गांधी ने कहा तो एक साल में सब लोगों को समझ में आ गया? नहीं। जो मूवमेंट चल रहे थे, उन्हीं मूवमेंट से ये चीज सामने आ रही थी कि लोग चीजों को सही नजरिए से, आधुनिक नजरिए से समझने लगे थे। और जब गांधी ने अपील की तो वहां लोग तुरंत तैयार भी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट में, आज़ादी दिलाने में, इन सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट की भी बड़ी भूमिका रही। क्योंकि अगर निम्न जाति के लोग सपोर्ट नहीं करते तो हम आज़ादी नहीं होते। यदि सभी धर्मों के लोग सपोर्ट नहीं करते तो हम आज़ाद नहीं होते। यदि महिलाओं की भागीदारी नहीं मिलती तो हम आज़ाद नहीं होते। ये तय है। तो जिन लोगों ने सोशोलॉजी पढ़ा है, यूपीएससी में सेकंड पेपर में पहला ही टॉपिक है कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, है ना? ये आपके जीएस में भी है टॉपिक। तो इसका सीधा मतलब है कि भारत में जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ, उस नेशनलिज्म के पीछे सोशल रिलीजियस फैक्टर बताओ कौन कौन से हैं? यही है वो रेनेसां वाले फैक्टर। ठीक है। तो जिस देश के लोग जागरूक होंगे इन मुद्दों पर, जाहिर सी बात है वो आज़ादी के बारे में भी सोचेंगे एक न एक दिन वो। तो ये एक तरह से सोशल अवेयरनेस है ना?
तो जो सोशल अवेयर होगा वो कल को पॉलिटिकल अवेयर भी हो सकता है, और जो पॉलिटिकल अवेयर होगा वो आज़ादी की मांग करेगा, फ्रीडम चाहेगा। समझ में आ रही बात? तो ये इन रिफॉर्म्स मूवमेंट का फायदा आगे चलकर और उस समय भी दोनों सेंस में हमें दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, यस सर। फर्स्ट हाफ तैयार हो गया हमारा। अब कोई डाउट हो तो पूछो। निहारिका, ज्योति। सर इसको एक बार पढ़कर देख लेंगे, ठीक है, मैं फिर उसके बाद फिर आपसे पूछ। ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कल की तरफ फाइल को, आप लोग पढ़ के फिर यस दोबारा। सर। यस सर। लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि ये टॉपिक इस तरह से जो भी किताब आप पढ़ रहे हो उसमें नहीं मिलेगा, इतना डिटेल और इतना डायमेंशंस के साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से चीज़ों को देखने का नज़रिया नया है। नया मतलब है तो पुराना, लेकिन हम लोग पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, इस सेंस में नया है, तो फ़ायदा मिलेगा आपको इस चीज़ का। ठीक है, तो 1-1.5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, इसके बाद फिर कारण पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आप फिर से क्लिक करना उसी लिंक पर है।